तो जनाब ट्राई नेशन सीरीज का आगाज होने जा रहा है। हफ्ते के रोज पहला मैच पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान होने जा रहा है। बीच में यूए की टीम भी है और ये 7 सितंबर तक ये टूर्नामेंट चल रहा है। 9 सितंबर से ऑनवर्ड 28 सितंबर तक एशिया कप की तारीख दे दी गई है और इन्हीं ट्राई नेशन सीरीज का जो विनर होगा उसका कॉन्फिडेंस, उसका मोराल हाई होगा डेफिनेटली जब वो एशिया कप के लिए जा रहा होगा और वहां पर जो सूरत हाल होगी उसके अकॉर्डिंग भी फर्दर उनको देखना पड़ेगा। अभी प्रैक्टिस सेशन चल रहा है, डेली बेसिस पर बॉलिंग भी हो रही, बैटिंग भी हो रही, फील्डिंग ड्रिल्स भी हो रही हैं और जिम सेशन भी हो रहा है। अब देखना यह कि इन सारे ये जो 10 दिन का वक्त लिया गया पीसीबी ने, मेन दुबई स्टेडियम में ये प्रैक्टिस की गई। उमूमन ऐसा होता नहीं है लेकिन प्रैक्टिस मैचेस जो हैं वो दुबई स्टेडियम में खेले जा रहे हैं पीसीबी की जानिब से 2 टीम्स बनाकर। हमने देखा है इसका फायदा क्या प्रैक्टिस का होगा या नहीं, ये ट्राई नेशन सीरीज इवन सैटरडे को पता चल जाएगा अगेंस्ट अफगानिस्तान, अगेंस्ट माइटी अफगानिस्तान कह सकते हैं आप, क्योंकि इन कंडीशंस में गल्फ कंट्री में जो अफगानिस्तान की परफॉर्मेंस शारजा, दुबई वगैरह में काफ़ी बेहतर है इन अगर सिटीज़ की बात की जाए। बहरहाल बाबर आजम के हवाले से पीसीबी का नहीं गुजारा, एक्स क्रिकेटर्स का नहीं गुजारा, एक्सपर्ट्स का नहीं गुजारा कि बाबर आजम पर बात ना करें। अब 2 लोग हैं जिन्होंने बाबर पर रिसेंटली भी बात की है। एक कोच मिकी ऑर्थर है, ठीक है, दूसरे वसीम अकरम दी ग्रेट है। इन 2 के अलावा एक करंट प्लेयर है जिन्होंने बाबर आजम पर बात की और कुछ टिप्स दिए, कुछ मशवरे दिए उन्होंने बाबर आजम को, और वो हैं जी मोहम्मद हारिस जो कि कप्तानी के उम्मीदवार भी एक टाइम पर रह चुके हैं, ये शाहीन्स को लीड भी कर चुके हैं और अभी इस स्क्वाड का हिस्सा भी हैं। मिकी ऑर्थर साहब ने कहा है कि रिजवान और बाबर आजम T20 क्रिकेट के लिए गैर मौजू हैं। अब उनकी जरूरत नहीं क्योंकि उन्होंने साथ साथ चीज़ें डेवलप नहीं की, अपना बैटिंग स्टाइल डेवलप नहीं किया, क्रिकेट अब तब्दील हो चुकी है। अहमद सईद साहब हमारे साथ सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अहमद साहब। जी वालेकुम। अहमद साहब, ये मिकी ऑर्थर बहुत ज़्यादा ऑर्थर ने टाइम इन्वेस्ट किया इस बाबर आजम पर, इसको प्रमोट किया और मिकी काफ़ी हद तक हक में थे बाबर आजम के कि बहुत ज़्यादा इनको प्रमोट करते गए और इसको प्रॉपर साथ लेके चले। सरफराज के टाइम पर भी उन्होंने बाबर पे बहुत ज़्यादा टाइम में, अब वो कह रहे हैं कि उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि दोनों अच्छे खिलाड़ी हैं लेकिन क्रिकेट अब तब्दील हो चुकी है। सीधी सी जो बात है, अगेन वही बात, क्या वो क्या करें, क्या रैम शॉट्स खेलें, स्विच शॉट्स खेलें। अच्छा, उसके बाद उन्होंने कहा कि हेड कोच माइक हैसन और कप्तान सलमान अली आगा अपने प्लान के मुताबिक चल रहे हैं। प्लस उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कर दी, उन्होंने कहा कि मेरे दौर में जब हमारा दौर था पाकिस्तान टीम नंबर 1 थी, नो डाउट, जिसके लिए मैंने और साबिक कप्तान सरफराज अहमद ने प्लानिंग की थी। तो ये जो एक बॉन्डिंग है कप्तान और हेड कोच की, ये टीम बिल्ड करने में अहम किरदार अदा करती है। ये बॉन्डिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। समझते हैं ये बॉन्डिंग अब नहीं है, यहाँ पे मिकी ऑर्थर ने ये हवा में छोड़ी है। सरफराज की बॉन्डिंग ऐसा उस तरह से नहीं थी, टीम नंबर 1 थी, पाकिस्तान की गुड्डी चढ़ी हुई थी। ओवर टू यू। देखिए, सबसे पहले तो मिकी आर्थर की हम ज़ाहिर है इसलिए कदर करते हैं कि उन्होंने हमें एक चैम्पियंस ट्रॉफी जितवाई है। जो पाकिस्तान 3 मेगा इवेंट्स जीता है आईसीसी के, उनमें से एक हम मिकी आर्थर की कोचिंग में जीते हुए हैं। तो मिकी आर्थर की इसलिए हम कदर भी करते हैं, उन्होंने पाकिस्तान के साथ टाइम इन्वेस्ट किया। और जहाँ तक आपने बाबर आजम की बात की, तो बाबर आजम को पाकिस्तान की टीम में रेगुलर क्रिकेटर के तौर पर इन्वॉल्व करने वाले भी मिकी आर्थर थे। मिकी आर्थर ने बाबर आजम के लिए स्पेस बनाने के लिए उनके लिए कितनी जगह तब्दील की, नंबर 5 से 4 से 3 से और 3 पर आकर वो एडजस्ट हुए, तो ये सारी स्पेस उनको मिकी आर्थर ने ही फराहम की थी। अभी आप जो बात कर रहे हैं कि इन्होंने एशिया कप से पहले आकर स्टेटमेंट दे दी है कि जी बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की टीम में जगह नहीं बनती, तो ये कोई बहुत पुरानी बात नहीं है। 28 मई 2005 के, अगर 28 मई 2025 के, अभी 2 महीने पहले, अगर 28 मई 2025 के मीडिया को आप खंगालें और उसकी खबरें पढ़ें तो उनमें आपको एक खबर बहुत दिलचस्प नज़र आएगी। वो ये है कि मिकी आर्थर साहब ने यह फरमाया था कि I'd love to have बाबर इन माई टीम, और सवाल उनसे हुआ था T20 के बारे में। अच्छा, ये अभी 2 महीने पहले की बात है। ठीक है। तो पहली बात तो ये है कि मिकी आर्थर साहब ने ये इंटरव्यू जो आप जिसका तज़किरा कर रहे हैं, मैं नहीं सुना, वो मुझे नहीं पता कि उनसे ये पूछा गया है या उन्होंने खुद ये बात कर दी है। तो उन्हें किसी ने कहा है कि वो आकर बताएंगे हमें ज़रूरत है डेफिनेटली एक प्राइवेट टीवी चैनल को इंटरव्यू दे रहे हैं। एक तरफ आप 2 महीने पहले ये बात कर रहे हैं, उस इंटरव्यू में मैंने मोहम्मद रिजवान की भी तारीफ की थी कि मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान के जो है वो प्रीमियर विकेट कीपर हैं T20 फॉर्मेट। तो अभी भी की दोनों अच्छे खिलाड़ी, लेकिन क्रिकेट अब 2 महीने के अंदर ऐसी कौन सी T20 के फॉर्मेट में तब्दीली आ गई है कि अब इन दोनों को टीम का हिस्सा नहीं होना चाहिए? कौन सा ऐसा, मतलब कोई तीसरी जंग अजीम हो गई है, कोई एटम बम गिर गया क्रिकेट के ऊपर, क्या हुआ क्या है ऐसा क्रिकेट के अंदर? तो पहले तो अपना स्टांस क्लियर करें मिकी आर्थर साहब। दूसरी बात यह है कि एशिया कप से पहले, एशिया कप से चंद दिन पहले इस तरह की खबरें, इस तरह की बातें करके क्या पैगाम देना चाहते हैं, क्या अचीव करना चाहते हैं? न सिर्फ मिकी आर्थर बल्कि आपने साबिक क्रिकेटर्स की बात की है। मतलब कोई क्रिकेटर उठता है वो कहता है जी पाकिस्तान की टीम अफगानिस्तान से हार जाएगी, कोई क्रिकेटर उठता है वो कहता है जी इंडिया के खिलाफ तो कोई चांस नहीं है, कोई क्रिकेटर उठता है वो कहता है जी ये तो टीम बदल जाएगी। शेख अख्तर साहब ने उस दिन कह दिया कि ये तो टीम बदल जाएगी, आप देख लीजिएगा टीम जाएगी नहीं वहाँ पे। तो हमारे जो साबिक क्रिकेटर्स हैं
और हमारा जो साबिक कोचेज हैं उनका हमारी टीम के साथ एफिलिएशन का ये हाल है कि टीम इवेंट खेलने जा रही है और वो यहाँ बैठ के ये कह रहे हैं कि इस टीम का कोई चांस नहीं है। तो ये जो मोटिवेशन देनी होती है, ये जो टीम का मोराल हाई करना होता है, ये जो सपोर्ट का एक मैकेनिज्म होता है, उसमें आप लोगों का कोई रोल नहीं है पाकिस्तान के साबिक क्रिकेटर्स का और साबिक कोचेस का। ये आपकी पाकिस्तान के साथ एफिलिएशन है, ये आपकी पाकिस्तान के लिए लेगेसी है। जिस अभी डिबेट शुरू हुई थी 90s के क्रिकेटर्स की कि उनने बहुत लेगेसी छोड़ी है पाकिस्तान के लिए, तो यस उन्हें छोड़ी है पाकिस्तान के लिए, लेकिन क्या आप भी इस सारे सिस्टम से गुजरे हुए हैं? स्पोर्ट्स के अंदर क्या ऐसा होता है कि टीम मेगा इवेंट खेलने जा रहे हैं और पीछे बैठ के लोग क्या है उनका तो कोई चांस नहीं है? भाई जो भी है, जैसी भी टीम है, हमने बना के भेज दी है। ये टाइम सपोर्ट करने का है, ये टाइम गलतियां निकालने का नहीं है, ये टाइम मोराल डाउन करने का नहीं है। बाबर आजम की टीम में जगह बनती होगी तो हेड कोच और जो हमारे आकिब जावेद साहब हैं वो डिस्कस करेंगे, उनको टीम में ले आएंगे और अपेरेंटली ही लग रहा है कि वो टीम में ले आएंगे उनको। तो फिर इस तरह के बयानात दागने की क्या जरूरत? और आपसे पूछा ही नहीं है किसी ने, आप रेलेवेंट है नहीं पाकिस्तान क्रिकेट के साथ। आपका बहुत शुक्रिया, आपने चैंपियंस ट्रॉफी में हमारी कोचिंग की, आपने हमें जितवाया। 2019 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का क्या हाल हुआ था ये आपको पता है, 2023 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का क्या हाल हुआ था ये आपको पता है, और ये आपकी कोचिंग में हुआ था। उस वक्त आप एक्सक्यूज देते फिरते थे कि पाकिस्तान इसलिए हार गया था कि नसीम शाह टीम में नहीं था और पता नहीं मेरी ये ऑब्जर्वेशन है, फलां ऑब्जर्वेशन है, फलां ऑब्जर्वेशन है। उस वक्त भी आप कहते थे कि बाबर आजम जो है वो एब्सोल्युटली वर्ल्ड क्लास प्लेयर है। तो अब अचानक ऐसा क्या हो गया कि बाबर आजम बुरा भी लगना शुरू हो गया और बाबर आजम जो है वो T20 फॉर्मेट में फिट भी नहीं बैठता? उस वक्त भी T20 क्रिकेट डायनामिक्स यही थे, 2 महीने पहले भी ये थे। अब पता नहीं कौन सी ऐसी तब्दीली आ गई है। और जहां तक रैम शॉट्स की बात है ना, ये जो बात होती है कि बाबर गेम चेंज हो जाए डायनामिक्स की, इतना कोचिंग का एक्सपीरियंस है मिकी आर्थर का। पाकिस्तान के साथ काम किया उन्होंने, साउथ अफ्रीका के साथ काम किया, श्रीलंका के साथ काम किया, साउथ अफ्रीका के साथ ऑस्ट्रेलिया में जाकर वो टेस्ट सीरीज भी जीते। काफी उनका एक्सपीरियंस है। उनसे भी अगर आप कभी अकेले बैठ के पूछें मीडिया के बगैर कैमरे बंद करके, तो वो आपको ये बताएंगे कि 30 साल की उम्र में आके प्लेयर को रैम शॉट नहीं सिखाई जाती। 30 साल की उम्र में आके प्लेयर की मसल मेमोरी तब्दील नहीं होती। जो बंदा पिछले 16-17 साल से 14 साल की उम्र से वो क्रिकेट खेलना शुरू होता है और वो अब 15-16 साल से जिस बॉल को जिस तरह ट्रीट कर रहा है वो उसको उस तरह ट्रीट करेगा। ये नहीं हो सकता कि इस उम्र में आके बाबर आजम से आप कहेंगे अपनी गेम चेंज कर दो। और इस गेम के साथ बाबर आजम ने पाकिस्तान के लिए T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाए हैं, सबसे ज्यादा सेंचुरी स्कोर की हैं। और स्ट्राइक रेट की जो कहानी है वो मैंने आपके सामने रख दी थी उस दिन के। पाकिस्तान का जो प्रीमियर हार्ड हिटर है फखर जमान, उसका स्ट्राइक रेट 131 का है और बाबर का 129 का है। और आपकी जो पूरा टॉप ऑर्डर है उनके जरा निकाल के देखें स्ट्राइक रेट, कितने लोग हैं जिनके स्ट्राइक रेट बाबर आजम से ज्यादा हैं इतने मैच खेलने के बाद और इतनी एवरेज मेंटेन करने के बाद। तो ये अजीबो गरीब सी एक शुरू हुई है कि जब बाबर आजम टीम का हिस्सा थे तो उस वक्त लोग बाबर आजम का नाम ले लेके अपने सोशल मीडिया चलाते थे, अपना सारा कारोबार चलाते थे। अब बाबर के ऊपर मुश्किल वक्त आया तो लोग जो है वो सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं उनका लेकर चला रहे हैं। बहरहाल ये भी जो आपने नाम लिया ना कि ये सपोर्ट करने की जरूरत है, तो वसीम अकरम साहब साबिक कप्तान भी, उनसे पूछा एशिया कप 2025 में रवायती रीफ भारत के खिलाफ बड़े टाकरे पर आपकी फेवरेट टीम, तो एक तो उन्होंने बड़ा वही एक रवायती जवाब दिया कि जो अच्छे तरीके से प्रेशर को हैंडल कर लेगा वो जीतेगा, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने जो अपने पसंदीदा, उन्होंने कहा कि टीम इंडिया इज़ माई फेवरेट। ये जो 2 मैच होने इसमें टीम इंडिया जो है वो पाकिस्तान को पछाड़ देगी। ऑल दो पाकिस्तान के पास अच्छे हिटर हैं लेकिन ये यंग हैं, उनकी टीम ज़रा वेल स्टैब्लिश्ड है, वेल स्टेबल है और वो ग्रूम्ड हैं। तो कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो इंडिया की टीम बेहतर है, इसलिए फेवरेट इंडिया की टीम है। तो ऐसी सूरत हाल में जब आपको पता हो कि पीछे अभी ये 2 महीनों में क्या चलता आ रहा था, तो यहाँ पर जो भी हो सारी चीज़ें कहीं आप एक साइड पर रख के टीम पाकिस्तान को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि आप जो भी वर्ड कहेंगे वो डेफिनेटली हम आपका हमसाया मुल्क तो फौरी तौर पर उसको हाईलाइट करेगा।